सर मतलब मैं काफी अपने जो फ्रेंड जो एसक्यूएल या पाइथन वाइथन करते हैं ना, वो बोलते हैं एसक्यूएल है और एडवांस एसक्यूएल है। एडवांस एसक्यूएल जो है वो डिफरेंट होता है क्या? नहीं, देखो आपका दो कैटेगरीज है। जो बेसिक सीक्वल होता है उसमें डीक्यूएल, डीएमएल और डीसीएल आता है, डीसीएल डीडीएल आता है। अच्छा, एडवांस सीक्वल में आपके पास में टी सीक्वल आ जाता है, जो हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग एडवांस का पार्ट है। और डीसीएल आ जाता है, डेटा कंट्रोल, बैकअप स्ट्रेटजी आती है, ये सारे एडवांस का पार्ट। और जो बेसिक जो किसी भी सीक्वल ऑपरेशन के लिए बेसिक रिक्वायर्ड होता है, एडवांस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एडवांस जब आप ग्रेजुअली ग्रो करते हो ऑर्गेनाइजेशन में तब आपको रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज बेसिक ही होता बेसिकली तीन ही चीजों काम करो। डीक्यूएल पे मैक्सिमम लाइफ जाएगी आपकी, है मैक्सिमम डीक्यूएल पे। डीक्यूएल लाइक 90% लाइफ आपकी उसी पे चलती है, क्योंकि वही आपको ऑपरेट होता है। डीडीएल और डीएमएल काफी रेयर ऑफ द रेयर केस में आपको एक्सेस मिलता है। अंटिल आज 2-3 साल एक्सपीरियंस आपको नहीं आता डेटाबेस में, आपको ये रेट नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम डीक्यूएल पे रिपोर्टिंग होता है सारा, डेटा रिपोर्ट करने का काम मैक्सिमम यूजर्स को मिलता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूजर्स काम कर रहे हैं सीक्वल पर, तो 19% यूजर्स आपके डीक्यूएल ही करेंगे, उस पर ही मेजरली काम होता है। चले तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सीक्वल स्टोर्ड प्रोसीजर्स। अब सीक्वल स्टोर प्रोसीजर्स आपके पास फंक्शन से का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। ये भी सीक्वल व्यू की तरह पे सिस्टम में सेव होते हैं, कंपाइल स्टेज में आते हैं फंक्शन की तरह पे, ताकि नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो पूरा कोड कंपाइल नहीं होगा, जो लास्ट कंपाइल स्टेज उसको कैरी करेगा। डिफरेंस इसमें क्या आता है? पहला आपका डिफरेंस आता है इट कैन यूज eql and DML statements along with T-SQL statements। T-SQL तो आपको पहले भी यूज हो पा रही थी, DQL भी कर पाते हैं, DML नहीं कर पाती है, DML भी करेगा आपके लिए। सेकेंड केस आपके पास आता है, we can use print and error handling features। ठीक है, is used to execute the process और यहाँ से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन केस में एग्जीक्यूशन नहीं था, फंक्शन केस में आपका प्रोसेसिंग था, रिटर्न करता था। यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन का काम मेरा इंसर्ट डिलीट अपडेट का है, मतलब की बात करें तो वो केस है। अब इसमें केस दो आते हैं, उसे यूज केस यूज क्यों करते पहले उसको देखते हैं, इसको सोल्यूशन में आते हैं। देखो आपका जो फंक्शन और प्रोसीजर दोनों में ही एक एडवांटेज है कि वो मिडल लेयर पे आपको ऑपरेट करते हैं। इस केस में क्या आता है आपके पास, जो स्टैंडर्ड अप्रोच होती है आपके पास डेटाबेस पे, अभी तक जो हमने करा था डीक्यूएल, डीएमएल, ये तीनों क्वेरी आपकी डेटाबेस में डायरेक्ट लीड कर रहे थे, कोई मिडल लेयर नहीं है आपके पास। जो भी आप कोई क्वेरी लिख रहे हैं, टेबल को रेफर कर रहे हैं और उस टेबल पे ही डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। अब यूजर कहता है कि ये रिस्की केस है, इन केस यूजर को आप डायरेक्टली डेटाबेस पे एक्सपोज करते हैं तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है इन चीजों के ऊपर। हम प्रेफर क्या करते हैं, यूजर को एक लेयर देते हैं जिसको बीएल बोलते हैं, बिजनेस लेयर। यूजर इस लेयर पे काम करता है, इस लेयर पे उसको क्या मिलता है, उसको सीक्वल व्यू मिलता है काम करने के लिए, जो इनडायरेक्टली आपका डीक्यूएल को प्रोसेस करता है डेटा एक्सेस करने के लिए, सीक्वल व्यू। उसके बाद सीक्वल फंक्शंस हैं, वो व्यू के साथ काम कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली वो डीक्यूएल को ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास प्रोसीजर्स आते हैं, सीक्वल स्टोर्ड प्रोसीजर एसपी बोल रहे हैं इसको। ये भी यूजर जब कंज्यूम करता है तो इंटरनली वो डीक्यूएल को, डीएमएल को और आपका टी सीक्वल तीनों को कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो इन तीनों को एक साथ आपका यूज करके वो आगे डेटाबेस को हिट करता है।
तो जो आपका स्टोर प्रोसीजर उसमें बेनिफिट क्या, आपके पास डेटा जो आ रहा है प्रोसेस का, वो उसमें तीनों बॉक्सेस को आप मिडल लेयर पर रख रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें कोई चेंज करता हूँ, मेरे जो फ्रंट एंड यूजर कंज्यूम कर रहा है उसको उसका इम्पैक्ट मिल, जैसे मैं कहूँ कि अब कल एंड्रॉइड का नया वर्जन आ जाए तो क्या करोगे, मोबाइल को चेंज नहीं करते, वो ऑटो अपडेट करेगा, एप्लीकेशन का लुक एंड फील चेंज हो जाता है और थीम चेंज हो जाती है। तो वही केस आता है कि यूजर जब फ्रंट एंड करता है तो उसका बिजनेस लॉजिक बैक एंड में हम कंट्रोल करके रख सकते हैं, तो मेरे पास कंट्रोल ज्यादा रहता है चीजों को मेंटेन करने का, अदरवाइज मैं मेंटेन नहीं कर पाता। मैंने डीकोल क्वेरी लिखी, सीधा रिपोर्ट पर लिया है मैं उसको, उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है या कोई कॉलम डिलीट करना तो मैं रिपोर्ट के अंदर जाकर चेंज करना पड़ेगा। फ्रंट एंड डिजाइनिंग या फ्रंट एंड करेक्शन काफी रिस्की हो जाता है यूजर के लिए। हम कोशिश करते हैं यूजर को कभी भी हम डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करें, क्योंकि उसमें क्या है, कंट्रोल खत्म हो जाएगा उनका। तो हम एक मिडल लेयर क्रिएट करके रखते हैं जहाँ पे उसको ऑपरेट करने को बोलते हैं, यूजर जब भी आता है उस मिडल लेयर पे काम कर रहा होता है। जैसे जीमेल है, जीमेल का फ्रंट एंड जो आपके पास है, एक जो पेज है gmail.com, लेकिन बैक एंड में जो लॉजिक्स हैं, डेटाबेस है, वो यूजर कभी भी उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मेल सेंड करने का प्रोविजन उसने कोई चेंज कर दिया गूगल ने कल, तो पॉसिबिलिटी यूजर को फ्रंट एंड को चेंज होकर मिलेगा, कंट्रोल यूजर का नहीं है कुछ। इस केस में जो आपके पास प्रोसीजर कैसे कहता है, मेरे पास डेटा जो है इसका तीन चार चीजों के लिए काम आता है। हम प्रेफर करते हैं प्रोसीजर को डीएमएल के लिए यूज करना ज्यादातर। डीक्यूएल पे SQL यूज होते हैं, डीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसीजर यूज होते हैं, सिंपल ध्यान रखना। डीक्यूएल आपके यूज के लिए और डीएमएल आपका उसके लिए। क्या हो रहा है? उसको मिल गया, उसको चल के ना वायर ही गया इसकी लूज करके सेल वायर इसको। यहाँ पे मैंने लिया, लेट्स एक टेबल बनाता हूँ पहले टेस्ट करने के लिए। क्रिएट टेबल, लेट्स से मैं दिया रिकॉर्ड वाला, हाँ रिकॉर्डिंग। क्रिएट टेबल करा मैंने, ऐसे एक बना लेते हैं, कैंडिडेट 1 ले लिया मैंने। उसके बाद लेट्स से CID इंटीजर, C नेम क्या, CA इंटीजर ले लिया। दूसरी टेबल बनाई मैंने, लेट्स से क्रिएट टेबल असाइनमेंट, वन नाम दे दिया उसका भी मैंने। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, CID या लेट्स से असाइनमेंट ID ले लेते हैं पहले, और ये आपका ऑटो जनरेटेड है। CID ले लिया, असाइनमेंट, ऐसे थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ, नहीं लिया, फिर क्या, कंट्री। ठीक है, दो टेबल्स आपके पास है, इसको हम यूज कंज्यूम करने वाले हैं अभी। कैंडिडेट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास सिस्टम में। टेबल कैंडिडेट 1, ठीक है, दोनों टेबल सिस्टम में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट के केस में हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू कैंडिडेट 1। यहाँ पे मेरे पास में जो CID, C नेम और CH वैल्यूज दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास आ रही है असाइनमेंट की। इसमें मेरे पास में CID है और ASG नेम वैल्यूज दे रहा हूँ। अभी दो स्टेटमेंट आपके पास है, अगर मैं यूजर से इसको एक्सेस करने बोलता हूँ, यूजर मुझे 1-to-1 टेबल एक्सेस कर रहा है और डेटा को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैं कहता हूँ रादर देन यूजर इस इंसर्ट स्टेटमेंट को डायरेक्टली हिट करे, मैं कहता हूँ उसको एक इंटरफेस दे दूँ जहाँ से वो उस इंटरफेस को कंज्यूम करते हुए इसको हिट करे सिस्टम में। तो हमने क्या कर रहा है, एक मिडल लेयर क्रिएट करी, क्रिएट प्रोसीजर, PORC लिख दो या पूरा लिख दो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। SP हम प्रेफर करते हैं, आप इनिशियल करेक्टर्स ऐड करो, नहीं दोगे कोई इशू नहीं है। मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट, लेट्स से कुछ भी नाम दे दिया, कैंडिडेट नाम दे दिया,
अब ये जो प्रोसीजर बना रहा हूँ उसमें आपके पास पैरामीटर जैसे फंक्शन होते हैं, यहाँ पे प्रोविजन है। मैंने यूजर से CID एक्सेप्ट करा, इंटीरियर टाइप का, सी नेम एक्सेप्ट करा, वैरके टाइप का, उसके बाद मैंने लेट्स से सी इज एक्सेप्ट कर ली टाइप की, साथ में उसको असाइनमेंट भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सी नेम वैरके। ये पैरामीटर्स हो गए। रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं होता है इसमें, कंप्लीट प्रोसेस है ये, बिगिनर DAC बॉडी। अब हमने क्या करें, इस प्रोसीजर के अंदर में इनपुट स्पेसिफाई करते 4 कैरेक्टर्स, मैंने 4 वैल्यूज मैंने कह सकता हूँ। 4 वैल्यूज जब भी यूजर इसको प्रोसीजर को एक्सेस करता है, इंटरनली मैं उसको दिन के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ, 4 के लिए कंज्यूम करता हूँ, 10 के लिए कर रहा हूँ, वो मेरा इंटरनल हेडेक है। यूजर को फ्रंट एंड पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है। सो मैंने क्या करा, यूजर को लेट्स से यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज के लिए इंसर्ट कॉल कर दिया अपना। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर तो मैप कर, ऐसे मैंने यहाँ पे पहले CID ले लिया, सी नेम ले लिया, CS ले लिया, उसके बाद CID रिपीट हो रहा मेरा, असाइनमेंट नेम आ गया। ये जो इंटरनल यूज केस आपके पास है प्रोसेस कर रहा है। आप चाहो कि यूजर को कोई एक्नॉलेजमेंट देना तो आप नीचे दे दो, से इंसर्शन कंप्लीटेड, इंसर्शन डन। और इसको मैंने रन करा। अभी क्या सिस्टम में एक प्रोसीजर की तरह सेव होगा सिस्टम। इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन है, DML की DDL कुछ भी है, DDL तो नहीं सॉरी, DML और DQL साइज स्टेटमेंट आपके इंटो कैरी कर लिया। ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट्स से इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के 3 ऑप्शन आपके पास है प्रोसेसर को कॉल करने के। ये प्रोसीजर कभी भी सेलेक्ट के साथ कॉल नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका एग्जीक्यूट, प्रोसीजर का नाम, उसके पैरामीटर्स, जैसे 1 दे दिया मैंने, राजीव दे दिया, एज दे दिया, और ऐसा सैम दे दिया, लेट्स से एक्सेल पीवट। इस स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका और है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट को पुराना लिख के शॉर्ट लिखते हैं EXC, या इसको बिना एग्जीक्यूट के भी कॉल कर सकते हैं। तीनों ही मोड में आपका प्रोसीजर हिट करेगा सिस्टम और डेटा प्रोसेस कर देगा। मैंने इसको रन करा, लेट्स से इसने क्या करा, इंटरनली गया टेबल्स में, जो अपनी बॉडी में जो स्टेटमेंट दे रखी है उनको हिट करा इसने, 2 स्टेटमेंट रन करी है, दोनों में इंसर्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट asterisk फ्रॉम कैंडिडेट 1, और दूसरा मेरा था असाइनमेंट 1, दोनों में डेटा आपका हिट कर गया। तो यूजर 2 इंसर्ट करने के बजाय मुझे एक प्रोसेसर सिंगल कॉल कर रहा है, उसकी इंटरनल मेरे कॉल है कि किस किस टेबल में क्या क्या जाना है, वो अपना मैं प्रोसेस को कैरी करता हूँ। यूजर के फ्रंट एंड में कभी भी दो सो पता ही लग नहीं रहा किस में डेटा जा रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस, जैसे मैं जीमेल पर भी अकाउंट बनाता हूँ, तो जीमेल गूगल जो कि कौन सी टेबल में जाके डेटा होल्ड कर रहा है डजंट मेक डिफरेंस टू मी। वो चाहे जो उसका सिंगल लॉगिन प्रोसेस जो है उसको उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है पॉसिबिलिटी 10 टेबल में डेटा डाल रहा हूँ आपका, या अलग अलग लोकेशंस को पॉस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे केस में क्या, मैं जो प्रोसेस कॉल कर रहा हूँ ये एक है, इसके अंदर में जो अपने इंटरनल यूज केस है, यूजर कभी भी इस प्रोसेस को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, अगर परमिशन के पास नहीं है तो। हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोसेस जो प्रोसीजर के अंदर में जो भी लिखेंगे वो आपका एक कंपोजिट कोड हो। जब उसको हिट करते हैं प्रोसीजर को, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा आपने किसी भी यूज केस का, उसको हिट करता है, रन करता है। ठीक है। तो यूजर जो फ्रंट एंड पे जो कॉल कर रहा है करता रहेगा। आप चाहो तो फ्यूचर में चेंज, जैसे मैंने क्या करा, मैंने कहा असाइनमेंट मैं चाहता हूँ एज के बेस पर डिसाइड हो जाए, लेट्स से मैंने क्या करा, यूजर से ये वैल्यूज जो ली इसका सिग्निफिकेंस मैं नहीं चाहता अब रहे, लेकिन मैं फ्रंट एंड चेंज कराना नहीं चाहता। मैं पहले ही 4 टेक्स्ट बुक्स थे, अभी भी 4 ही रहेंगे, लेकिन मैं असाइनमेंट जो डेटा आ रहा है वो कंज्यूम नहीं करूँगा। तो मैंने क्या करा, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको इफ दे दिया कि जो मेरी एज है और जो यूजर दे रहा है वो 20 से ग्रेटर देन आती है, तो मैंने ये स्टेटमेंट ये चलाई, अदरवाइज मैंने उसको कुछ और दे दिया। लेट्स से इस वाले केस में असाइनमेंट मैंने क्या दे दिया, से जो असाइनमेंट दे रहा हूँ अदरवाइज 20 से लेस देन एज है उसकी, तो मैंने उसको क्या करा, अपना कुछ असाइनमेंट दे दिया, ऐसे यहाँ दे दिया इंटर्नशिप। इस केस में क्या होगा, जो यूजर जो आपके पास आ रहा है
उनकी वैल्यूज को आप चेक कर रहे हो, उस वैल्यू के केस पे आप अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो। अब यूजर को मतलब नहीं है, यूजर ने जो भी डाला वो आपके बिजनेस लेयर को सफाइज करता है। आपने कहा ठीक है, मेरी एज बिजनेस कहता है henceforth 20 से ग्रेटर देन होगा तो मैं उसका जो उसने असाइनमेंट लिया मैं एक्सेप्ट करूंगा। 20 से लेस देन एज है तो मैं उसका जो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करा, मैं उसको पहले खुद अपना एक असाइनमेंट दूंगा, वो प्रोसेस करे, उसके बाद में काम चलेगा। तो उससे क्या, हमने बीएल को कंट्रोल कर लिया। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑल्टर करना है उसको क्रिएट की जगह पे, और ये मॉडिफाई कर जाएगा। अब ये फ्यूचर में लेट्स से मैंने क्या करा, ऐसे नई एंट्री करी आईडी 2 के साथ में, और मैंने एज लेट्स से 13 दे दी। अब इवन दो उसने एक्सेल पिवट दे रखा है मुझे, लेकिन वो पिवट एक्सेल वो एंटर नहीं करेगा क्योंकि उसकी एज, उस कंडीशंस फेल हो जाती है। तो डेटा देख लेते हैं, आपके पास डेटा क्या बना। तो एज 13 थी तो इंटर्नशिप केस दे दिया उसको। पहले इंटर्नशिप का केस वेरीफाई होगा, उसके बाद इनकेस एज ठीक हो जाती है उसकी तो वो जो उसने डेटा दिया उसको मैं कंज्यूम करूंगा। तो हुआ क्या, जो बीएल लॉजिक है मेरा, बीएल लॉजिक मैं अपने आप यूज केसेस को इंप्लीमेंट करता हूँ, जो भी यूज केस मेरे पास आएगा बीएल से उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी टी इक्वल स्टेटमेंट है, लूप है, वाइल है, इफ है, एल्स है, कुछ भी है वो कॉल होता है, सारी चीजें। ठीक है। अब दूसरा केस मैंने लिया, लेट्स से वैसे मैंने अपडेट का कॉल करा एकदम से, मैंने कहा क्रिएट प्रोसीजर एसपी अपडेट कैंडिडेट टू, कुछ भी जस्ट नाम देने के लिए मैं कह रहा हूँ यूजर को सीआईडी एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं उससे, सी नेम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उसकी एज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं एक्सेप्ट करा, असाइनमेंट मैं खुद कंट्रोल करूंगा इसका, अपडेट की इसमें परमिशन नहीं दे रहा अपडेट करने की। अब मैंने कहा कि यूजर के पास प्रोविजन क्या है कि ये दो चीज अपडेट हो सकती है उसकी, आईडी मैंडेटरी, आईडी नहीं मिलेगा तो चैलेंज होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने इसे अपडेट स्टेटमेंट कॉल करी, अपडेट कैंडिडेट 1 सेट सी नेम इक्वल टू जो यूजर नेम दिया है मुझे वो अपडेट कर दे, नॉर्मल केस है। उसके बाद एज मेरे पास कॉलम है सी एज, वो कहाँ से आ रहा है, एज वेरिएबल से आ रहा है। वेयर सी आई डी जो मेरे पास आ रहा है सी आई डी से आ रहा है, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा कि सिर्फ मेरा जो एज चेंज होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट भी चेंज होना चाहिए। इन जैसे राजीव 2 वाला जो राजीव है, इनके से एज अपनी चेंज करता है 20 से ग्रेटर ले जाता है तो मुझे इसको नेक्स्ट असाइनमेंट कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका हाइपोथेटिकल है। मैं लेट्स से चेंज कर लेता हूँ, मैंने कहा इफ जो चेंज हो रही है एज मेरी, जो वैल्यू यूजर ने दी है मुझे और वो ग्रेटर देन 20 आती है, तो मैंने इमीडिएटली जो डेटा पॉइंट्स मेरे पास है उसको अपडेट कर कॉल कर दिया, किसको, असाइनमेंट वाले को सेट कर दिया। एएससी नेम जो मेरे पास था उसको उठाकर जैसे न्यू असाइनमेंट दे एलोकेटेड, जहाँ पे सीआईडी आपकी जो यूजर ने पास करी हुआ है। अरे 20 से ग्रेटर नहीं है तो मैं इसको नीचे वाली टेबल को अपडेट नहीं कर रहा, वो लेट इट बी एज इट इज रहेगा, जब तक वो 20 से ऊपर अपनी रेंज को मॉडिफाई नहीं करेगा मैं उसको नया असाइनमेंट नहीं दूंगा। या जो भी आप चाहते हो यूजर से असाइनमेंट लेके अपडेट करना, तो उसके अंदर भी यूज केस दे सकते हो। मेरे केस में मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हो, देना चाहो, डन। अब मैंने प्रोसेस कॉल करा ये वाला अपडेट का, लेट्स से इसको कॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर राजीव जो 2 नंबर है 13 का मैं 23 कर दिया मैंने। ठीक है, तीन ही पैरामीटर चाहिए, आईडी नेम एंड एज। तो ये जो प्रोसेस है मैंने कॉल करा, हिट करा इसने। अब चेक करेगा कि जो डेटा जो मेरे पास है वो सेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा, तो उसकी जो वैल्यूज है उनको भी चेंज कर देगा। जैसे मैं टेबल का मेरी कॉपी कर लेता हूँ से। क्योंकि एज 13 थी तो उसने इंटर्नशिप था, लेकिन 20 से ऊपर होते ही आपने एक बिजनेस केस दे रखा है कि इनकेस 20 से ऊपर एज अपडेट होती है किसी की तो उसका असाइनमेंट को एक स्टैंडर्डाइज असाइनमेंट दे दे, या कोई भी केस आपने दे रखा है स्टैंडर्डाइज हो जाएगा केस को। अभी जो कहता है कि इसमें जो डेटा है, इनके जो आपने आईडी दी वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मुझे मैसेज देना है कि आईडी द रिकॉर्ड ऑफ दिस आईडी इज नॉट एग्जिस्ट। कैसे आ सकता है, अपडेट से ऊपर ही देना है, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल फॉर अपडेट, लेट्स से इसी में मुझे चेंज करना है कि रिकॉर्ड नॉट अपडेट करके आ जाए। ठीक है, यहीं पे मुझे चेक करना है कि डेटा मेरे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। क्या कर सकते हैं, बेसिक देखिए मैंने क्या करा, लेट्स से अकाउंट बना लेते हैं न्यूमेरिक। हमने क्या करा, लेट्स से सीएनपी के अंदर में काउंट ले लिया, जो भी कोई भी कॉलम ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम कैंडिडेट 1 वेयर सीआईडी इज
जो यूजर ने दी है, और ये एटलीस्ट 1 आएगा, मिनिमम 1 होना चाहिए, मिलता तो नहीं मिलता तो वो एरर देगा। इफ मैंने कहा CNT जो मेरा पास है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस करे यहाँ तक, ठीक है, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है करने की। एल्स में मैंने दे दिया प्रिंट रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल फॉर अपडेट, काम हो गया। उससे क्या है कि मेरे को एक वैलिडेशन भी मेरी होगी, मैं अननेसेसरी अपडेट को कॉल नहीं करूँगा, मैं अननेसेसरी सिस्टम पर बर्डन डालने से अच्छा है मैं पहले एग्जिस्टेंस चेक कर लूँ, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, नहीं है तो फिर उसको अपडेट या डिलीट जो भी प्रोसेस है मैं उसको हॉल्ट कर जाऊंगा। तो ये प्रोसेस है, मैं इसको ऑल्टर कर लेता हूँ, क्रिएट कर रखा मैंने इसको। सक्सेस, मैं इसको कॉल करता हूँ। इससे मैंने क्या करा, एक कोई आईडी यहाँ दे दिया, ऐसे यहाँ पर 5 दे दिया, ठीक है, संदीप कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे एज इसकी 33 कर दी, ठीक है। इनकेस डेटा होगा तो इस बात को अपडेट ले जाएगा उसका। तो इनके डेटा है तो अपडेट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, नाम चेंज हो गया, उसकी एज चेंज होगी, असाइनमेंट उसने इनकेस चेंज होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज उसको अपडेट ही नहीं जाएगा। तो ये क्या आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीजें आपकी चल रही हैं, जैसे आपके पास चीजें मेंटेन्ड होती हैं, या BL आपको कहता नहीं मुझे थोड़ा सा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चीजें मैनेज करके रखनी है, तो वो आपका हमेशा प्रोसीजर के थ्रू उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास डिलीट का केस दे रखा है, इनके डेटा आप डिलीट करें तो उस केस में आप सेलेक्ट के साथ में या वेरीफाई करके डिलीट कर लो, बात एक ही है। मैं स्टैंडर्ड लेके चला हूँ, क्रिएट प्रोसीजर SP डिलीट कैंडिडेट, मैंने यहाँ पे CID लिया सर, तो कुछ नहीं ले रहा मैं, एज बिगिन एंड। यहाँ पे भी आप चाहो तो चेक करके बताना कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है, दे सकते हो, जो ऊपर दिया था हमने। मैं फिलहाल सीधा सिंपल लेके चल रहा हूँ, कैंडिडेट 1 वेयर CID जो इसने दी है। इनकेस ये डिलीट होता तो उसका असाइनमेंट भी डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके कैस्केड के टेबल है वो, रिलेटेड टेबल है, तो मैं नहीं चाहता उसमें डेटा एनालिसिस पड़ा रहे, तो मैं चाहता हूँ वो भी खाली हो जाए। और ये कैंडिडेट चला गया मेरे पास से, तो मैं भी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। फ्यूचर असाइनमेंट लोकेट नहीं होंगे, उससे हो चुका है तो लेट मार देगा उसको, डेटा क्लियर हो गया। तो इससे क्या किया, आप पैरेलली 2 टेबल्स को या 2 से ज्यादा टेबल्स सिंक करके रख सकते हो, एक में डेटा चेंज हो रहा है दूसरे में चेंज हो जाए, या दूसरे में लेट हो रहा है तो पहले में भी चेंज हो जाए, ऐसा कुछ केस है। तो इस केस में हमने प्रोसीजर कॉल करा है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, तो 1 अगर दोनों में है तो डिलीट मार देगा दोनों को, 1 नंबर गया दोनों से। उससे क्या डेटा सिंक रहेगा हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक से डिलीट हो या दूसरे से रह जाए, तो उसमें आपके पास डेटा की सिमेट्री बनी रहेगी चीजों के साथ में काम करने के। ठीक है, इसमें एक केस लेते हैं जहाँ पे हम एरर हैंडलिंग करेंगे, तो इंसर्ट वाला ले लेता हूँ, चलो नॉर्मल ले लेता हूँ, बेसिक वाला। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया डेटा इंसर्टेड, अभी ये बात है, एंड अब यहाँ पे मैंने वैर के नोट्स करना है, यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट आपके पास है, इसको भी से 100 ले लेता हूँ, मतलब इनपुट टाइम पे मैं इशू नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन मेरे टेबल में रिस्ट्रिक्शन है 20 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, जहाँ उसे एरर जनरेट करने के लिए केस बनाया मैंने। तो हमने क्या बिगिन करा, ट्राई एंड ट्राई, ये मेरा एरर पॉसिबल सोर्स है एरर का, इसमें एरर आ सकती है, तो मैंने इसको ट्राई कर मैं रख लिया। इनकेस एरर आती है तो मैंने क्या करा, एक लॉग बना ली अपनी। तो लॉग में हमने क्या लिखा, जैसे लास्ट टाइम बनाई थी हमने, उस टेबल में क्या था, कॉलम थे, लेट मी सी, सेलेक्ट एरर लॉग, इसमें कॉलम है, इसको यूज कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू एरर लॉग, और यहाँ पे मैं एरर नंबर होल्ड करना है मुझे फीचर एनालिसिस के लिए, एरर मैसेज चाहिए और एरर सोर्स चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो हमने क्या करा, बाकी तो ऑटो जनरेटेड है, तो मैंने कहा यहाँ से मैंने, क्योंकि एरर नंबर जो मेरे पास है वो निकाला,
एरर नंबर और एरर मैसेज निकाल लिया, और लोकेशन मैंने दे दी प्रोसीजर का नाम, ताकि लॉग में पता लगे कि प्रोसीजर किस प्रोसीजर से एरर आई है। तो लोकेशन हमेशा हम प्रोसीजर का नाम देते हैं ताकि वो ट्रैक हो पाए कि एरर का सोर्स क्या था। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे अब ऑल्टर कर लिया क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। नया बनाना चाहो नए नाम से बना लेना, कोई नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सेम ही रहे, ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं बने। तो इस केस में क्या है, मैंने इसको कॉल करा है प्रोसेस को, और जानबूझ के मैं अपना टेक्स्ट जो है 20 कैरेक्टर से ऊपर दे रहा हूँ नाम में। लेट्स से नाम दे दिया, लेट्स से 3 नंबर, और यहाँ पे दे दिया संदीप कुमार गुप्ता। हो गया जस्ट न्यू है, मैं चेक करूँ। सेलेक्ट लेंथ, आपको किस बारे देखते हैं। चलो एक बार चेक करें कितने हैं, 20 से ऊपर हो जाना चाहिए मेरा केस में। 19 में डाली देते हैं चलो टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और एज दे दी मैंने, एज थी मुझे 22। रन करता हूँ। ये क्या है, मैसेज नेम नॉट सप्लाइड, मैसेज नेम भी चाहिए क्या इसको। से एक्सेल दे दिया मैंने इसको, एक्सेल असाइनमेंट, कुछ भी जस्ट टेस्टिंग के लिए मुझे चाहिए पैरामीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको पहले वाले में फेलियर हो गया, डेटा इंसर्ट नहीं हो पाया, यहाँ पे आपके पास इंसर्ट कर दिया। तो अब एरर लॉग चेक करते हैं, क्या उसने एरर लॉग करी मेरी, आ गया। स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा को ट्रंकेट 7 तारीख को 12:25 पे इस प्रोसीजर में एरर आई है, एरर कोड इसका ही है। उसे क्या, मेरा प्रोसेस चल रहा है लेकिन चलते चलते कुछ ऐसा गुफअप हो गया कि आपने प्रोविजन नहीं लिया था, तो उसको हम ट्राई केस में रख के उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब ये प्रोसेस चलती रहेगी फ्रंट एंड में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बैक एंड में एक लॉग बन जाती है, उस लॉग को आप ऑडिट करते हो। जो ऑडिटर होते हैं, सिग्मा वाले केस होते हैं कि इस चीज को टैकल करते हैं कि क्या केस ऐसा है जो वेरी फ्रिक्वेंटली आ रहा है, ताकि हम फ्यूचर के लिए उसको मैनेज कर पाए। या कई केस में 80-20 प्रिंसिपल लगा के इसमें देख सकते हैं कि 80% आ रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क से आ रही है, पेज से आ रही है, या प्रोसेस से आ रही है, तो उसको हम मैनेज करेंगे। तो ये आपका ट्राई कैच का प्रोसेस प्रोसीजर में है, और फंक्शन में नहीं है बस ये। तो प्रोसीजर में कुछ भी, कोई भी कैसा है जो आप लॉजिकल बनाना चाहते हो, जिसमें डीक्यूएल, डीएमएल एंड टी सीक्वल तीनों में से कोई भी आ जाए, काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर का केस आपके पास यही है, कुछ भी जो लॉजिक बनता है आपको कैरी करो। अब इसे कंटिन्यूशन में एक लॉजिक और आता है इसे कैरी करते हुए, कहता है मेरे पास में एक टर्म है, हम कहते हैं मेरे पास में ट्रिगर का केस आता है। ट्रिगर आपका है सीक्वल ऑटोमेशन सर्विस, ऑटोमेशन सर्विस। ऑटोमेशन में भी आपके पास, सीक्वल में भी हम प्राइमरली जो आज देख रहे हैं डीएमएल देख रहे हैं। डीएमएल ऑटोमेशन सर्विस मतलब ये मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई इंसर्ट हिट हो, चाहे वो प्रोसीजर थ्रू है या डायरेक्ट है, मुझे एक टास्क करना है या लॉक क्रिएट करनी है या मुझे वैलिडेट करना है, कुछ भी करना है, तो उस केस को ट्रिगर के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें जो यूज केस आता है, इसलिए कहा लेट्स से डेटाबेस आपके पास है, यहाँ पे यूजर से हम डीएमएल ले रहे हैं। डीएमएल केस में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, अभी फिलहाल इस पे काम कर रहे हैं। अब ये भी प्रोसीजर तरह एक मिडिल लेयर होल्ड करता है, जिसको बफर एरिया बोलता है। ये इसको वो एक मैजिक एरिया, मैजिक टेबल बोल रहा है, मैजिक टेबल एरिया। अब इस टेबल में दो सब टेबल्स बनती हैं। पहली टेबल बनती है आपके पास, वो है आपके पास इंसर्टर टेबल। दूसरी टेबल बनती है डिलीटेड। सही वर्चुअल टेबल से फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब ट्रिगर चलेगा तभी बनेगी, उसके बाद ही वैनिश हो जाती है। अब ये टेबल्स में डेटा और स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता है जो आपने इंसर्ट क्वेरी में लिखा है। जो इंसर्ट आपने कैंडिडेट बनाई, तो इसमें इंसर्टेड में तीन कॉलम आएंगे जो आपके कॉलम में थे। वो टेबल जिस पे क्वेरी रन कर, इसमें 40 कॉलम, तो इस इंसर्टेड रिलेटेड तीनों में 40 कॉलम आ जाएंगे। डे एंड टाइप सेम फॉलो होता है, कोई चेंज नहीं है, नाम सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा, सीक्वेंस सेम रहेगा, और आपका क्वांटिटी सेम रहेगी उसकी। अब जब आप इंसर्ट करते हो, डेटा की कॉपी एक यहाँ बनाता है वो, डिलीटेड में कुछ नहीं रखता। जब डिलीट करते हो तो इंसर्टेड में कुछ नहीं आता, डिलीटेड में कॉपी बनती है उसकी। जब अपडेट करते हो तो पुराना रिकॉर्ड जो डिलीट हुआ है वो यहाँ जाके होल्ड करेगा, जो नया ओवरराइड हुआ है आपका वो यहाँ पे आएगा।
तो नई कॉपी आपके पास अपडेट की यहाँ पे, पुरानी कॉपी जो आप ओवरराइड कर चुके हो यहाँ पे आके रहेगी। तो इस लेवल पे मैं वैलिडेशन देता हूँ कि मैं चेक कर लूँ कि आप मेरा जो वैलिडेशन है डेटा एंट्री ठीक है, और ठीक है तो हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको रोल बैक मार सकते हैं। आपने वैलिडेशन दी, वो वैलिडेशन आपके पास फुलफिल नहीं होनी तो रोल बैक एक कीवर्ड है सीक्वल में, उसको आप हिट कर सकते हो। रोल बैक क्या करेगा, आपकी ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देता है, मतलब डेटाबेस पे इम्पैक्ट नहीं जाएगा उसका प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे मिडिल लेयर पे आप चेक कर रहे हो, इनकेस आपकी चेक वैलिडेशन ट्रू होती है तो डेटाबेस में हिट करेगा, अदरवाइज वो उसको रोल बैक कर जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, चलिए। तो उसको बनाने के लिए लेट्स से मैंने क्या करा, ट्रिगर्स करके सिस्टम है इसमें, टू ऑटोमेट द डेमो स्टेटमेंट्स। इट एक्सिक्यूट automatically on execution of respective event। मेरे केस में इवेंट इंसर्ट डिलीट अपडेट देना है ना। जब वो इवेंट फायर होगा तो ट्रिगर ऑटो कॉल करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है जो बना रहे हो आप, ये फर्स्ट टाइम है जो ऑटो एग्जिट होता है, इससे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऑटो एग्जिट नहीं बनाया, आपको उसको मैनुअली कॉल करना पड़ेगा। इवन फंक्शन, प्रोसीजर या आपकी टेबल है, उनको आपको मैनुअली कॉल करना पड़ता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए या प्रोसेस को कॉल करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम जो ऑटो कॉल करते हैं। और इसके इसमें इट क्रिएट two magic tables to support the operation। वो आपके पास इंसर्टेड एंड डिलीटेड नाम से दो टेबल बनेंगे। मैजिक टेबल कैरी सेम स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ टेबल स्ट्रक्चर on which DML query executed। दोस्तों कॉलम के नाम देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इसको डेटा स्ट्रक्चर कॉल कर लेगा जहां से टेबल की क्वेरी कॉल हुई है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिगर बनाया, क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, पूरा लिखना आपको। ट्रिगर का नाम लेट्स से tr insert लेट्स से कैंडिडेट बनाया था मैं। ऑन लेट्स से टेबल का नाम क्या है, कैंडिडेट वाला है, और इंसर्ट एज बिगिन एंड, ये स्ट्रक्चर है इसका। ऑन के बाद टेबल का नाम, फोल्ड के लिए जो आपकी डेमो स्टेटमेंट है, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट, तीनों में से कोई भी आप दे दो। उससे पहले ट्रिगर का नाम है वो कुछ भी होता है, जस्ट ईयर हम प्रीफिक्स दे रहे हैं ताकि इंडिकेशन मिले ऑब्जेक्ट की लिस्ट में। मैंने यहाँ कुछ नहीं कर रहा ऑपरेशन, जिसमें अभी मैसेज दे रहा हूँ, बाद में इसको चेंज करते हैं। ट्रिगर एग्जीक्यूटेड, जस्ट नोटिफिकेशन मैंने कॉल करा इसको, डेटा गया, हमें इंसर्ट कॉल करता है, इंसर्ट इनटू कैंडिडेट वन। इसमें क्या क्या देना, सी आई डी देना, सी नेम देना, सी एज देनी, मुझे वैल्यू देती है। लेट्स से यहाँ पे 5 नंबर संदीप और लेट्स से 55 देना। रन करा मैंने, नोटिस करो ट्रिगर एग्जीक्यूट करके आपके पास स्टेटमेंट है। इसने क्या करा, इस इंसर्ट ने, क्योंकि इंसर्ट इस पे चल रही है और इसके लिए आपने ऑलरेडी एसोसिएशन डिफाइन कर रखी है सिस्टम में, तो ये ट्रिगर क्या करेगा, वेटिंग मोड में चलता है। जब ये स्टेटमेंट इंसर्ट की इस टेबल पे हिट करेगी तो ये ट्रिगर जो उस स्टेटमेंट से उस ट्रिगर पे उस टेबल पर एसोसिएटेड है इंसर्ट के लिए, तो वो कॉल कर जाएगा। अब इसमें कुछ भी है, वो भी वैलिड स्टेटमेंट जो आपकी है, इवन डीएमएल है या डीक्यूएल है या टी सीक्वल्स, तीनों टाइप की स्टेटमेंट यहाँ चल सकती है जो आप करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी, कॉपी किया, मैं ऑल्टर करता हूँ उसको। पहली चीज मैं करता हूँ, लेट्स से मैं इफ लेट्स से मैंने डिक्लेयर करा, डिक्लेयर इमेज या लेट्स से एज इन अपडेट, इंट सेलेक्ट एज फ्रॉम या एज इक्वल टू सी एच फ्रॉम इंसर्टेड। ये टेबल इंसर्टेड आपको बफर में मिलेगी और ये ट्रिगर की बॉडी में ही मिलेगी, आप इसके बाहर की नहीं मिलती। तो जब मैं इंसर्ट करता हूँ, मेरे इंसर्ट टेबल में डेटा पॉपुलेट हुआ है, वो सेम डेटा पॉपुलेट हुआ जो अभी क्वेरी में लिखा आपने,
उस क्वेरी का डेटा उठा के मैंने चेक करा जो आप यूजर इंसर्ट कर रहा है और वो वैल्यू जो इंसर्ट है वो लेस देन 18 है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ रोल बैक मारा, ठीक है। रोल बैक का मतलब ट्रांजेक्शन आपकी अबाउट कर दी है, ठीक है, अदरवाइज आप एल्स में कुछ नहीं दे रहे तो ये अदरवाइज केस में चल जाएगा। रन करा मैंने इसको, हिट करा और इसको क्वेरी को कॉपी पेस्ट मार दें और ये इसको लेस से 15 देता हूँ। ट्रांजेक्शन एडेड इन ट्रिगर बैच हैज बीन अबॉर्टेड। तो ये अबॉर्ट जो हुआ है आपके पास सब इसकी वजह से हुआ है, और ये ठीक है तो डेटा वैलिडेट करके इंसर्ट कर देगा। तो ये जो आप वैलिडेशन से आपके पास इंसर्ट टेबल से डेटा उठा के आप वैलिडेट कर सकते हो। इवन इफ आपके पास अपडेट स्टेटमेंट है वहां पे भी चेक कर सकते हो कि जो अपडेट हुआ एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है तो चैलेंज करें। जैसे मैं एक केस लेता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैंडिडेट वन, डेटा मेरे पास क्या है, चलिए ठीक है, मैं इसमें एक वैलिडेशन देता हूँ कि मेरी जो एज अपडेट होगी वो +-5 होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। इससे ऊपर एज अपडेट होती तो मैं अपडेट अलाउ नहीं करूँगा। मेरे पास जैसे संदीप फर्स्ट 5 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, जो भी लास्ट की एज है उसमें +-5, मतलब ये जो 55 है या तो 45 हो सकता है मैक्सिमम, लोएस्ट जो जा सकता है, या मैक्सिमम जा सकता है 60, 45 कह रहा हूँ, 50 सॉरी, 55 जो आपका या तो 50 हो जाएगा या 60 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब 5+ या 5- ये परमिटेड कर रहा हूँ। उससे ऊपर होती है तो मैं अपडेट लागू नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक ट्रिगर बनाया, क्रिएट ट्रिगर TR अपडेट कैंडिडेट, नाम थोड़ा कन्वेंशन फॉलो करते हुए देने, अदरवाइज आप कुछ भी दे दो चलता है। ऑन कैंडिडेट 1 फॉर अपडेट एज बिगिन एंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर करा, @new age इंटीजर टाइप का, @old age इंटीजर टाइप। ये खाली है दोनों वेरिएबल्स में डेटा नहीं, अब मैं डेटा न्यू वाला इंसर्टेड से आएगा, ओल्ड वाला डिलीटेड से आएगा। तो सेलेक्ट करा @new age, कहाँ से उठाया, CH में से इंसर्टेड, सेलेक्ट ओल्ड एज CH फ्रॉम डिलीटेड। तो इन दोनों में डेटा जो रिस्पेक्टिव लोकेशन से डेटा पुल हो गया, मतलब ये बफर था मेरे पास जो इंसर्शन से पहले मैं या अपडेट से पहले फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मेरा थ्रेशोल्ड जो कहता है न्यू एज जो मेरे पास आप डाल रहे हो ये ओल्ड एज से +-5 होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, इफ किया, जो इफ न्यू एज मैंने कहा इज, क्या करते हैं इसको लॉजिक, या तो मेरे पास ये हो इक्वल टू ओल्ड एज -5 और न्यू एज +5, लेस देन इक्वल टू, न्यू एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। इस बीच का डेटा है तो मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, और नहीं है तो एरर दे दूंगा, चाहे डेटा अपडेटेड, ठीक है, अदरवाइज रोल बैक। उससे क्या होगा, हमने चेक लगा दिया, वो चेक को वैलिडेट करेगा कि जो रेंज आप दे रहे हो उस रेंज के अंदर डेटा अवेलेबल है तो उस रेंज को प्रोसेस कर देगा, उसके बाहर है तो आपको रोल बैक मारेगा। रन करा मैंने इसको, अब अपडेट करके देखते हैं, अपडेट कैंडिडेट 1 सेट CH, लेकिन CH में 2 बंदे आएंगे बस, चैलेंज करेगा, सही बात, चेक करते हैं, संदीप 2 हैं, तो एक बार अपडेट करता हूँ मामले को पहले, 2 पे चेक करते हैं, चलो 2 नंबर की ID नंबर चाहिए मुझे, अदरवाइज चैलेंज रहेगा। चलिए एज मेरे पास है लेट्स से 55 है ना, मैं इसको लेट्स से 30 करता हूँ, 30 वेयर CID इक्वल टू 2, यहाँ से 25 कर देता हूँ, नहीं चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ID एज क्या 33 है, प्लस माइनस, प्लस होगा तो 37 मेरा 38 मेरा लास्ट है, माइनस होगा तो 28 मेरा लास्ट है, मैं 28 से लेकर क्या 38 के बीच में रेंज करनी चाहिए, मेरे केस में नहीं है तो मुझे अपडेट करती है ऐसे कि एक बार चेक करते हैं, लॉजिकल पर कर गया हमारा, अच्छा एंड करना चाहिए था और दे दिया, सॉरी, लॉजिकल पर आ गया हमारा, वो इधर उधर केस चेक कर लिया उसने,
चलिए अब डेटा कहाँ गया, मेरी टेबल क्लिक मार दी क्या मैंने, लास्ट 25 अपडेटेड है, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम। तो मेरी रेंज आ सकती है 20 से 30 के बीच में, ठीक है, 15 ले रहे हैं अभी हम। रोल बैक कर गया 20 से 50, 20 से 30 मेरी रेंज है, तो मैंने लेट्स से 28 कर दिया, ठीक है, वैलिड रेंज है, वहाँ पर उसको अपडेट कर दिया, कहाँ गया मेरा बटन, गलत प्रेस हो गया। तो जो रेंज आपने दी है इस रेंज को एडहेयर करेगा, इनकेस वो वैलिडेशन को फुलफिलमेंट है तो डेटा अपडेट करेगा, अदरवाइज वो रोल बैक कर जाए। रोल बैक को आप मैसेज देना चाहो मैसेज देते हो, डेटा नॉट अपडेटेड सो जो भी आपको देना है। लेकिन डे एंड में मेरा यूज केस यही कहता है, मुझे मेंटेन करना है कि जो सैनिटी ऑफ डेटा है वो आपको प्रोसेस फॉलो करे एक केस, क्योंकि ये एडॉक रिक्वायरमेंट्स है, और ये एडॉक रिक्वायरमेंट जब तक आप टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब आप टेम्पररी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद ड्रॉप मार देते हैं। तो जब तक ट्रिगर रहेगा वो आपके ट्रिगर को कॉल करेगा डीएमएल। कोई केस ऐसा नहीं होता ट्रिगर कॉल नहीं हो और प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, मैंडेटरी है। तो हम ट्रिगर कम से कम यूज करते हैं कि मेरे पास डेटा जो आ रहा है वो एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ में ही चले, इसलिए हम जब काम हुए तो ड्रॉप मार दो उसको। ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम क्या है मेरा, यार अपडेट, कुछ नहीं है। तो डेटा आपने सिर्फ ड्रॉप मार दिए, तो अब ये फ्यूचर में अपडेट होगा तो रेंज आपकी उसको वैलिडेट नहीं करेगा, सीधे इंसर्ट करेगा। मेरे साथ और कुछ कम कर दें, 2 साल कर दें फिर, क्योंकि वो आप चेकिंग है ही नहीं। तो यही ट्रिगर आपके पास डिलीट के लिए केस भी है, इनके डिलीट में आप डेटा कर रहे हो, ट्रिगर tr delete candidate, let's say on candidate 1 for delete as begin end। अब मैंने कहा मुझे डिलीशन 3 दिनों के लिए ब्लॉक करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, रोल बैक करके छोड़ दो। तुझे कुछ भी नहीं कर सकता, डिलीट का तो बहुत दूर की बात है, उसको सोच भी नहीं सकता। डिलीट फ्रॉम कैंडिडेट 1 where CID equal to 2, let's say hypothetically बैच एडमिन। तो जब तक रोल बैक आप हटाओगे नहीं मैनुअली या इसको डिलीट नहीं करोगे या इसको, तब तक सिस्टम में ये डिलीशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो यूजर कुछ भी कर ले, जग मान ले, उसको डिलीट नहीं होता। आप जो डिलीट कर रहे हो इनके साथ कहते हो कि डिलीट में भी लिमिटेशन है, जिसकी एज लेस देन उसको डिलीट नहीं करना, लेट्स से, या कोई फाइनेंशियल ईयर एक्स है तो उसको डिलीट नहीं करे। तो वो सारी वैलिडेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, यूजर जब भी डिलीट करता है तो ट्रिगर कैरी करेगा। और सेम चीज आप प्रोसीजर थ्रू भी कर सकते हो, नहीं प्रोसीजर को मैनुअली कॉल करना पड़ता है, ट्रिगर आपका ऑटो एग्जीक्यूटेड है। तो दोनों केस आपके पास जो ऑप्शन आपको लगता है कैरी करने का, उसको हम कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं। अब इसमें एक केस और आता है, लेट्स से मैं इसको आगे लेता हूँ। इसमें नेक्स्ट केस आता है आपके पास में कि हम कहते हैं आपके पास यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे लॉजिक समझना, पहले शुरुआत करते हैं इसको। यूजर मैनेजमेंट क्या है कि जो डेटाबेस आपके पास है, इस डेटाबेस पे मैं चाहता हूँ मेरे पास 2 यूजर्स हैं, यूजर ए और यूजर बी, ठीक है। मेरे पास यूजर ए जो है रीड की परमिशन के साथ जाए, यूजर बी जो मेरा फुल राइट के साथ जा रहा है। तो आपके पास होता है क्या, जब डेटाबेस पे आपके पास में जो है, इसमें 2 पार्ट्स में परमिशन आती है। इसमें डेटाबेस पे नेक्स्ट लेयर बनती है आपकी स्कीमा की, एक डेटाबेस है करता हूँ स्कीमा की, स्कीमा मेरे के केस बाय डिफॉल्ट डीबी होता है, ठीक है, कुछ और बना रखा तो आपका वो बनेगा। अब डेटाबेस मल्टीपल है तो वो सर्वर कहलाता है, ठीक है। तो पहले मैं सर्वर परमिशन ले रहा हूँ, सर्वर से मैं उस डेटाबेस पर आता हूँ, डेटाबेस पर स्कीमा पर आता हूँ, स्कीमा के बाद मुझे वो ऑब्जेक्ट्स देता है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो प्रोसीजर्स है, चाहे वो ट्रिगर, कुछ भी।
तो उसके अंदर मुझे परमिशंस आती है, मतलब जो परमिशन लगेगी मेरी इस पर लगेगी स्कीमा पे, और वो परमिशन नीचे नेक्स्ट लेयर पर ड्राइव होती है। तो इसके लिए क्या करता है, ये सर्वर परमिशन एक केस आपके पास कि एक होता है, इसको कहते हैं सर्वर रूल। दूसरा आपके पास आता है, हम कहते हैं नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी, जो स्कीमा लेवल पे आती है आपकी, वो डेटाबेस लेवल सिक्योरिटी है, डेटाबेस रूल। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास केस आता है, आई सपोज ई आएगा रूल में। अभी केस आपके पास जो आ रहा है, देखो सर्वर रोल के केस में आपके पास मुझे एटलीस्ट सर्वर की एंट्री चाहिए। तो इसमें आपके पास काफी सारे रूल्स होते हैं, उसमें से एक रूल है पब्लिक। वो रूल क्या सेंड करता है, आप सर्वर को एंटर कर सकते हो, उसके बाद में आप कहोगे मुझे सर्वर की कंफिगरेशन चेंज करनी है, तो उसके अलग रूल्स हैं, मल्टीपल रूल्स हैं। और डेटाबेस के केस में कुछ लिमिटेड जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा मुझे यहाँ पे डीबी रीडर, डीबी राइटर और डीबी क्रिएट या कुछ ऐसे कुछ है, लेट मी सी। तो ये तीन रूल्स आपके पास हैं जिसको हम किसी यूजर्स को असाइन करते हैं। तो इसमें जिस जिस रोल को जिस यूजर को मिला है आपका सर्वर के बाद में, वो यूजर उस रोल के साथ में एसोसिएट करेगा। तो उसकी लिस्ट देखते हैं एक बार कौन कौन से हैं इसमें। जैसे मैंने क्या करा, डेटाबेस रूल्स इन सीक्वल सर्वर। जैसे हम सर एक्सेल शीट्स में देते हैं, किसी को व्यू देना है, किसी को एडिट देना है, किसी को Correct. ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। बिल्कुल सर। तो सर्वर रोल्स के केस में क्या आपके पास में, सर्वर तो आपका हायर हायरार्की पे रोल है ये। इसमें कहता है मुझे मिनिमम जो चाहिए पब्लिक चाहिए, जो सबसे नीचे दे रखा है इसमें। ठीक है, ये पर्सन है जो लॉग इन कर पाएगा, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कर पाएगा, डिसमेंटेन कर पाएगा, बल्क एडमिन है, सेटअप एडमिन है, प्रोसेस एडमिन, सारी परमिशन है जो आप इंडिविजुअल्स को एसोसिएट करें। तो मिनिमम मुझे चाहिए पब्लिक। आप चाहते हो यूजर स्टेप इन कर पाए डेटाबेस आपके सर्वर पे एटलीस्ट, तो मुझे पब्लिक तो चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी देते हो, ये परमिशन आपके पास आ गई। उसके बाद में हमने डेटाबेस रूल्स पे चलते हैं। तो डेटाबेस रूल्स में क्या कहता है, वो स्टैंडर्ड है, कहता है मेरे पास में जो अलग अलग परमिशन नीचे चलते हैं। यहाँ पे आता है थोड़ा सा जो मेजर यूज होता है, डीबी रीडर है, ये पर्सन डेटाबेस पे डीक्यूएल रीड कर पाएगा। डेटाबेस रीडर डीक्यूएल को कनेक्ट करता है, आप डेटा रीड कर पाओगे बस, और कोई ट्रांजेक्शन को परमिट नहीं करेगा। डेटा राइटर जो आपका डीएमएल को प्रोसेस करता है, आपने किसी यूजर को दोनों परमिशन दे दी तो वो रीड भी कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा। डीडीएल एडमिन जो आपके पास है, उसको डीबी क्रिएट कर देते हो, डीडीएल एडमिन ये आपकी क्रिएट स्टेटमेंट रन कर पाएगा, वो टेबल के लिए है, प्रोसीजर के लिए, फंक्शन के लिए है, जो भी है, क्रिएट एंड अल्टर दोनों मैनेज कर पाएगा ये। उसके बाद में बैकअप ऑपरेटर आपके पास है, इनकेस आप बैकअप सेट करते हो, वो आपके पास है। परमिशन को डेलीगेट करना है तो एक्सेस एडमिन है, लेकिन प्राइमरली हम तीन पे ही मेजरली काम करते हैं। डीडीएल एडमिन है, डेटा राइटर है, डेटा रीडर है, क्योंकि हमने ऑपरेट इसी पे काम करा अभी। तो इसमें आपके पास जैसे जैसे परमिशन मिलेगी वैसे जाएगा। इनकेस आपने किसी को जैसे डीबी ऑनर बना दिया, फुल राइट है इसके पास, नहीं मतलब ये डेटा अपडेट नहीं कर पाए लेट्स से, तो हम इसका कहते हैं इवन वो डेटा डीबी ओनर है, मैं उसको डिनाई भी कर सकता हूँ। मैं किसी को जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का टीएल बना देता हूँ, लेकिन टीएल को एक परमिशन जो सबसे कॉमन परमिशन हटा देता हूँ, जैसे वो रीड की परमिशन नहीं कर पाए, रिपोर्ट नहीं देख पाएगा, तो वो केस यहाँ पे है। इवन दो वो ऑनर है डेटाबेस का, लेकिन हमने उसको रिस्ट्रिक्ट करा है केसेस के साथ में। तो ये इनवर्स वैलिडेशन होती है। अब हमने क्या करा, जो जितने भी वैलिडेशन इनको इम्पोज करते हैं। चलो मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप आपके जो भी आपने किया ये क्वेरी बेस्ड है, और जो हम कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी क्वेरी और विजार्ड दोनों बेस्ड चलता है। तो इसको कैरी करते हैं। जैसे पहले मैं इसको कॉपी करके सेव कर दूंगा, तो कहीं ना हो दो तीन बार रिस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, तो चैलेंज आएगा। सीक्वल 7th, ठीक है। चलो इसको सेव करके बाद में किया। अब आते हैं अपने यहाँ पे प्रोसेस पे, सिक्योरिटी लॉगिन्स। ठीक है, काफी लॉगिन्स है बस। पहले से यहाँ पे एक लॉगिन बनाया। अब जो हम स्टेप कर रहे हैं इन सबके कोड्स है, तो सबको भी हम स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। न्यू लॉगिन क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे आपके पास में नया लॉगिन, जैसे जैसे मैं टेस्ट 5 बना दिया, कोई भी जस्ट नाम के लिए। यहाँ पे डेटा जो आएगा वो आपके पास चलेगा,
टेस्ट 5 नाम, इनकेस एग्जिस्ट करता है तो वेरीफाई कर सकते हो। मैंने कहा विंडो ऑथेंटिकेशन कैरी करना है मुझे जिस सिस्टम से लॉगिन कर रहा है, या मैं चाहूँगी SQL पासवर्ड देना है। लेट्स से इसको दे दिया, लेट्स से HCL 123 कंफर्म पासवर्ड HCL 123। आप चाहते हो पॉलिसी इन्फोर्स हो तो जैसे आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है कैपिटल होना स्मॉल होना, वो आपके पास केस है। मैं अभी उसको नहीं जाना चाहता, पासवर्ड एक्सपायरी वगैरह सारी चीज मिल जाती है, उसमें आपको बेनिफिट होता है, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा इस केस में। इनकेस SSL कुछ है आपके पास तो मैं आप करता हूँ सर्टिफिकेट को अपनी, अदरवाइज आप सीधा चलो डिफॉल्ट डेटा में जो उसको मिलेगा, मैंने कहा इसको मैं सीधा WE1201 दे रहा हूँ बस। जब ये लॉगिन करेगा उसको ये डेटाबेस मिलेगा डायरेक्टली काम करने के लिए। डिफॉल्ट है, लैंग्वेज डिफॉल्ट इंग्लिश चल रही है मेरी। उसके बाद में यहाँ चलते हैं, सर्वर रूल्स पे आते हैं। सर्वर रूल्स में मुझे मिनिमम क्या चाहिए, पब्लिक, उसके बाद जैसे परमिशन आती है वो। अब यूजर मैपिंग पे आते हैं आपके पास में, यहाँ पर डेटाबेस परमिशन आती है, कहता है आप डेटाबेस सेलेक्ट करो एटलीस्ट एक जिसमें परमिशन लगानी है मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे W011 ये डिफॉल्ट स्कीमा जो उसकी है DBO पे लग रहा है ये। आप स्कीमा चेक करना चाहो, यहाँ स्कीमा को वैलिडेट कर सकते हो, जैसे डिफॉल्ट स्कीमा यहाँ पर DBO है, लिख के आप चेक कर सकते हो कि ठीक है या नहीं। इसमें आपने कोई दूसरी स्कीमा ही बना रखी है, लेट्स से मैंने ANT भी बना रखी है सपोज, तो उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो दोनों पे स्कीमा आप परमिशन आ सकते हो। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया ANT पे परमिशन, लेट्स, और कुछ और चाहिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे DBO भी चाहिए, लेट्स वेरीफाई कर लो ताकि जो स्कीमा ले रहे हो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं आप लिख के छोड़ दो। तो वहाँ पे DBO को चेक कर दिया, जैसे भी आप दोगे वैसे ही आ जाएगा वो। उसके बाद ये रूल्स हैं डेटाबेस की जो आप इस डेटाबेस पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, किसको, जो टेस्ट 5 बनाया आपने। पब्लिक मिनिमम है, एटलीस्ट डेटाबेस को देख पाए लिस्ट के अंदर। उसके बाद हमने कहा मैंने इसको सिर्फ रीडर परमिशन दी अभी, ठीक है, राइटर और एडमिन की परमिशन नहीं दे रहा, सिंपल रीडर परमिशन दे छोड़ रहा हूँ। ओके हिट करता हूँ, काम हो जाए मेरा, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें करता हूँ। स्टेटस में जाना जरूर, यहाँ ग्रांट इनेबल होना चाहिए और ये आपका लॉगिन इनेबल हो, कभी भी आप टॉगल कर सकते हो। अब से स्क्रिप्ट देखते हैं जो बनाई है आपके लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या है, इस पूरे कोड को इसने लिखा है आपके लिए। इसने जो आपने लिखा वो क्या कहता है, आपने कहा ये मास्टर सेलेक्ट करा, आपने लॉगिन बनाया एक बार ये सारे इसके। सो डिफॉल्ट डेटाबेस कौन सा दिया है, W3। चेक एक्सपायरी ऑफ कर रखी है, चेक पॉलिसी ऑफ कर रखी है आपने, ये जो हमने चेक किया अनचेक किया था उसको कैरी कर रहा है आपने। फिर इस डेटाबेस मास्टर ये लॉगिन के बाद हमने डेटाबेस को स्विच किया आपने, इस डेटाबेस को इस पर लॉगिन परमिशन ग्रांट कर दी, इस डेटाबेस पे यूजर को लॉगिन परमिशन कनेक्ट कर दी लॉगिन करने के लिए। उसके बाद में इस यहाँ पे इसने क्या करा, डेटाबेस को अल्टर करा, इसको डिफॉल्ट स्कीमा कौन सी दे दी, DBO। उसके बाद में अब दोबारा से ये हर बार इसलिए करा ताकि वो डिफॉल्ट मास्टर नहीं चला जाए अपने, इसलिए हर बार हर एक स्टेटमेंट से पहले वो पोजीशन खुद कैरी कर रहा है। अब मैंने कहा इस डेटाबेस पे जो यूजर मेरे पास टेस्ट 5 है इसको परमिशन क्या दी मैंने, रीडर की एड रोल कर दिया मैंने। तो एड रोल फंक्शन आप प्रोसीजर है जिसको कॉल कर रहे हो, उसमें वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है। आप या तो इसको रन कर लो डायरेक्टली एग्जीक्यूट, या ये बटन जो आपका चल रहा था उसको क्लिक कर लो, बात एक ही है, दोनों के आउटपुट में सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके हिट किया मैंने, काम हो गया। तो वो प्रोसेस करेगा और आपको इनके एरर होगी तो वहीं पे एरर दे देगा, अदरवाइज आपको टेस्ट 5 यूजर आपको ऐड करके दे देगा, ठीक है। आगे अब मैं नई विंडो पर ओपन करता हूँ। लोकल होस्ट है, सिक्योर ऑथेंटिकेशन टेस्ट 5 था मेरा, HCL 123 था लॉगिन। ये मैंने अपना यूजर पासवर्ड दिया इसको, जो कंडीशन दे रखी है वो फॉलो करें, कनेक्ट करेगा। इनकेस आपकी क्रेडेंशियल्स ठीक है तो विंडो कनेक्ट कर जाएगा और आपके डेटाबेस की लिस्ट में आपको शो कर देगा। अब डेटाबेस सारे दिखाएगा आपको ये, लेकिन आप स्टेप इन नहीं कर सकते किसी में, क्योंकि जो आपको राइट नहीं है उसको स्टेप इन का इसको ऑन नहीं दे रखा। अब आपको स्टेपिंग का राइट सर्विस में ब्राउज कर रहा है, इसमें मैंने क्वेरी रन करी, जैसे कैंडिडेट जो टेबल है उसको देखते हैं। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस नोटिस करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट पर, लेट्स से चल रहा है। मैं डिलीट कॉल कर रहा हूं, डिलीट फ्रॉम कैंडिडेट 1 वेयर CID 2, लेट्स से पैथेटिकली क्या कह रहा है, डिलीट परमिशन वाज डिनाइड ऑन एस्टिक के कहां पे चाहिए, डिलीट परमिशन, डिलीट सिंपल है CID 2। क्या कर लिखा क्या रहा है, डिलीट परमिशन वाज डिनाइड फॉर ऑब्जेक्ट दिस इस यूजर को, जो भी यूजर आपने लिया है जिससे लॉगिन कर रखा है उसको डिलीट की परमिशन नहीं है आपके पास। आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो राइट मिला ही नहीं है अभी तक। आपने उसको डीकोड राइट दिया, डीकोड काम कर पाएगा। उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हो वो काम तभी हो पाएगा आप उसको परमिशन को कैरी कर रहे हो।
तो असाइनमेंट डिलीट है, कोई भी टेबल हो, क्योंकि वो टेबल स्पेसिफिक नहीं दी परमिशन, आपने स्कीमा परमिशन दी है। वो स्कीमा जितने भी टेबल्स होंगे सारी आपकी डिनाई कर दी। जैसे मेरे केस में आप यहाँ देखो तो यहाँ पर स्कीमा नोट्स में डीपीओ से स्टार्ट होने जो भी एंटिटी है आपकी, वो अपने परमिशन को डिनाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इसको परमिशन दे देता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, टेस्ट में गया, इसको अपडेट करा प्रॉपर्टी में, मैंने कहा लेट्स से इस यूजर को मैं यूजर मैपिंग जाता हूँ, डेटाबेस सेलेक्ट रखा मैंने, और उसको मैंने इसमें राइटर दे देता हूँ, रीडर राइटर दोनों दे देता हूँ। ठीक है, 2 बार क्लिक हो गया गलती से, रीडर ऑलरेडी इसके पास थी, राइटर मैंने इसको दे दी, राइटर ये नहीं है, वो क्रिएट करा मैंने, और इसको करेक्ट करने के एक स्टेटमेंट भी है, जैसे मैं आपको कोडिंग में दिखाया था, दोबारा करता हूँ उसको, यूजर मैपिंग ऑलरेडी आ रहा है, वैसे मैंने इसको स्क्रिप्ट देखनी है, वैसे मैं इसको चेंज कर ही नहीं, वैसे मैंने इसने कुछ दिखाया नहीं, अदरवाइज वो आपको रोल चेंज करने की मैसेज देता है, एक नया रोल ऐड कर देता है इस यूजर के लिए, बस ये स्टेटमेंट 2 बार चलती है, रीड के लिए और राइटर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था इसलिए रिपीट नहीं करा। अब होते ही वो आगे, वो लाइव यूजर है तो आपको इमीडिएटली रीड परमिशन दे देगा, क्यों रियल टाइम केस में सर्वर तो एक ही है ना, अपने इंटरफेस अलग खोल रखे हैं, लेकिन डे एंड पे अपनी ट्रांजेक्शन तो सर्वर वेट कर रही है। अब वो बैकएंड से परमिशन मिल गई तो आपका लाइव यूजर जो है उसको कंज्यूम कर लेगा, तो डेटा की जो कैपेसिटी है आपकी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एग्जिक्यूट हो रही है। अब जब तक उसको आप परमिशन लाइव रखते हो रहेगी, उसके बाद में आपने कहा कि नहीं मेरा काम हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए परमिशन उसको, या तो आप बेटर है कि इनकेस आप टेम्पररी ऑफ करना चाहते हो तो उसको आप डिसेबल कर दो लॉगिन पर। लॉगिन डिसेबल करने से क्या है कि नेक्स्ट टाइम वो लॉगिन करेगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा, परमिशन डेटाबेस पर डिनाई कर सकते हो मैनुअली, या कोई डेटाबेस आपने पहले इनेबल किया था और डिसेबल करना कभी भी, क्योंकि जो आप कर रहे हो ये एडमिन राइट है, जैसे जो डिफॉल्ट एडमिन जो यूजर होता है जिसके पास एडमिन राइट है वो सारी चीज कर सकता है, अदरवाइज ये परमिशंस यूजर टू यूजर चेंज होगी, ये विंडो दिखेगी नहीं आपको, पॉलिसीज में है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं। ये केस आपके पास है, तो इसको मैं इसकी कंटिन्यूशन में देता हूँ जो कोड हमारे पास पहले था, यूजर मैनेजमेंट।